अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अच्छा, जो सुना रहा हूँ वो तो एक और है, लेकिन एक ना पहले कहीं एक हदीस पढ़ी थी, सुनी थी, उसके अल्फाज मुझे याद है लेकिन इसका मफहूम बता रहा हूँ। मतलब उसके अल्फाज मुझे बिल्कुल भूल गए, लेकिन उसकी लुब-ए-लुबाब ये था कि एक आपसे एक शख्स ने दरियाफ्त किया, क्योंकि उस दौर में तो गुलाम होते थे कि गुलाम अगर कोई गलती कर रहा है तो उसको सिखाने के लिए या उसको ट्रेन करने के लिए तो मार सकते हैं। तो आपसे ने जो जवाब दिया था उसका मफहूम कुछ ऐसे बनता है, मतलब ये मैं आपको अपने अल्फाज में एग्जाम्पल बना के दे रहा हूँ कि अगर मैं गुलाम की गलती पे उसको सजा दे रहा हूँ और मेरे जहन में ऑब्जेक्टिव उसको ट्रेन करना भी हो सकता है, तो जितना मैं गुलाम पे कादिर हूं ना, अल्लाह उससे ज्यादा मुझ पे कादिर है। यानी अगर मैं किसी की गलती को असेस करके और अपने तौर पे एक तरीका समझ रहा हूं कि मेरी ये सख्ती उसके लिए बड़ी जरूरी है और ये उसकी सजा है, उसको सबक मिलना चाहिए, तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरी जजमेंट गलत हो और मैं जो उसके साथ सलूक कर रहा हूं वो जुल्म की कैटेगरी में चला जाए और फिर अल्लाह मेरे साथ फिर उसका जवाब दे। ये जो हमारा प्रोफेशन है ना, सर्विस सेक्टर है, और हम वो लोग हैं जो तकरीबन लोएस्ट लेवल से शुरू करके तो हाईएस्ट लेवल तक जाते हैं। अभी अगर आप में से किसी के आर्टिकल्स चल रहे हैं तो हमारा वो प्रोफेशन है जिसमें हम लोएस्ट लेवल से शुरू करेंगे, लोएस्ट लेवल इज्जत के एतबार से भी। जब आपने आर्टिकल शुरू किए होंगे तो आपको फील हुआ होगा कि जो ऑफिस बॉयज हैं वो तक आपकी तजलील करते थे, आपको बिल्कुल शुरू से ऊपर उठाया गया। और खैर हर फर्म का अपना एनवायरमेंट होता है, वरना मैंने अपने आर्टिकल्स में शुरू में पीएंस ने मेरी बेइज्जती की हुई है, गंदी फाइलें उठा के रखना, पेजेस की कॉपी करना, डब्बों में फाइलें पैक करने में, डब्बे उठा के नीचे लेके जाने में, सीनियर्स के काम लेटर फेंक के आने में, तो यहां से शुरू करके तो फिर टॉप तक पहुंचना हमारा प्रोफेशन है। हम इसमें बहुत सारे लोगों से डील करते हैं। जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं ना, फर्म में सीनियर बनते हैं, तो हमें लगता है कि जो हमारे नीचे लोग हैं, चाहे वो हमारे जूनियर्स हो, चाहे वो हमारे क्लाइंट के ऊपर क्लाइंट का स्टाफ हो, हम अपने खुद से स्टैंडर्ड्स बना लेते हैं कि हमने नीचे वालों से काम लेने के लिए, उनको ट्रेन करने के लिए, उनके साथ जो रवैया रखना बड़ा जरूरी है। और हम उसमें ये फर्क भूल रहे होते हैं कि क्या चीज डिसिप्लिन के लिए है और क्या हम किसी की तजलील कर रहे हैं। ये हमारे लिए फर्क रखना मुश्किल हो जाता है। जब किसी को थोड़ी बहुत ताकत अथॉरिटी मिलती है ना, तो अपनी औकात भूल जाता है। बल्कि अली ज़रानी का कॉल शायद मुझे याद पड़ता है कि ताकत और दौलत आने से इंसान बदलता नहीं है, इंसान अपनी असलियत पे आ जाता है। तो जब हम लोगों को आर्टिकल्स में थोड़ी सी ऊंचाई मिलती है अथॉरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, आर्टिकल खत्म हो जाते हैं, फर्म में रुक जाते हैं, सुपरवाइजर, मैनेजर, पार्टनर, फिर इंडस्ट्री में जाते हैं, हमारे नीचे स्टाफ होता है, या आर्टिकल्स में क्लाइंट पे जा रहे होते हैं, तो हम लोग ना अपने खुद से स्टैंडर्ड बना लेते हैं कि ये बड़ा जरूरी है, जिसकी ट्रेनिंग के लिए बड़ा जरूरी है। हमें ये एहसास नहीं हो रहा होता कि वो जो हमारा जूनियर है उसकी हम अगर तजलील कर रहे हैं तो इस पे कल को हमारी पकड़ भी हो सकती है। तो ये जो हम लोगों ने ट्रेनिंग के नाम पे या किसी को सिखाने के नाम पे अपने स्टैंडर्ड बना लिए ना, अगर वो जुल्म में फॉल कर गए तो फिर अगर हम किसी की पकड़ कर रहे हैं तो हमारी पकड़ भी हो सकती है। मुझे अपने जो दौर के सीनियर्स याद है ना, जिनकी मैं दिल से इज्जत करता हूँ, आपके साथ भी शायद ऐसा ही हो। मैं बहरहाल जिनकी दिल से इज्जत करता हूँ वो लोग थे जो इज्जत से बात करते थे। मेरा वो सीनियर जो बेशक काम में बहुत कॉम्पिटेंट था लेकिन इंसान की इज्जत नहीं करता था, तजलील करता था, तो मेरे दिल में उसके लिए क्या लेवल होगा वो मुझे ऑन कैमरा कहने की जरूरत नहीं, आप लोग उससे मुत्तफिक होंगे। तो आप अपने जिन सीनियर्स की इज्जत करते हैं ना, अगर करते हैं तो ये वो लोग होंगे जो इज्जत से बात करते हैं। अगर आप दूसरे की इज्जत कर रहे हैं तो वो आपकी इज्जत बिल्कुल करेगा। आप अपने जूनियर लोएस्ट स्टाफ को इज्जत देके भी उससे काम ले सकते हैं। इज्जत देके, इज्जत दे देना तो आपको इज्जत मिल जाएगी। तजलील करेंगे तो फिर हम इस चीज के लिए तैयार रहेंगे, फिर अल्लाह ताला हमारे साथ भी उसका बदला जरूर लेगा। बुखारी 3448। सैयदना इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने बयान किया कि बेशक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु को यमन भेज रहे थे तो फरमाया कि मजलूम की फरियाद से डरते रहना कि बेशक उसके और अल्लाह ताला के दरमियान कोई पर्दा नहीं होता। तो जालिम ना सिर्फ वो नहीं होता जो जिंदा जला दे, उल्टा लटका दे, जालिम सिर्फ वो नहीं होता, दूसरे के साथ तजलील करने वाला भी जालिम होता है। तो हम बड़े खतरनाक प्रोफेशन में, इस पे जरा सोचिएगा सारे। अच्छा, मैंने एक सवाल दिया था जून 2022 का, और मेरे पास चूंकि 2 लोगों का सैंपल है जो सवाल कर लेते होते हैं, तो उस सैंपल के रिजल्ट ये हैं कि उनको सवाल में मसला नहीं हुआ, तो मैं इसको पॉपुलेशन पे अप्लाई कर रहा हूँ कि फिर आपको भी मसला नहीं हुआ। हाँ, 1-2 बातें खुद बता देता हूँ। एक तो ये कि मैंने आपको जो वो चेंजेस इन इक्विटी में वो बुलेट पॉइंट्स बता के लिखाए हुए थे कि यहाँ ये लिखना है, यहाँ ये लिखना है,
तो वो सारे सवाल में पूरे पूरे फिट बैठते हैं। और साथ साथ मेरा ख्याल में मैंने समझाई भी हुई हैं चीजें, रीजन भी बताई हुई हैं, खासतौर पर सोसी का फॉर्मेट दिखाते हुए। तो ये सवाल में सारा कुछ जो कुछ आपको नोट्स बना के दिया उससे पूरा होता है, और मैंने सोसी पढ़ाते हुए उनकी रीजन भी समझाई हुई है। डिस्पोजल में क्या लिखना है, एक्विजिशन में क्या लिखना है, क्यों लिखना है, इन्वेस्टमेंट परसेंटेज क्यों माइनस करनी है, ये मैंने पिछली क्लास में समझाया था। तो एक दो पॉइंट जो है वो मैं खुद बता देता हूं। एक ये कि ईएल जो कि हमारी एस है, और बड़ी एस से छोटी एस हो रही है। पहले ये 1 जनवरी 20 को बड़ी एस बनी थी, उसके बाद 1 अप्रैल 21 को, है ना, इसमें हमने 7.5 मिलियन शेयर्स बेच दिए, जो कि कितने बनते हैं 15%। हमने 15% बेच दिए, और ईयर एंड 31 दिसंबर 21, यहां ये 75% की एस है और यहां ये 90% की एस है। और इनकम स्टेटमेंट का सवाल है ये, तो इनकम स्टेटमेंट के सवाल में ये पोर्शन एनसीआई और ये पोर्शन एनसीआई और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के सवाल में ये जो बड़े एस से छोटा एस होना है, ये एडजस्टमेंट इन इक्विटी अदर रिजर्व में जाती है। ये ईएल का रिलेशन है। आरएल का रिलेशन ये है कि आरएल को फर्स्ट अप्रैल 20 40% खरीदा था। अच्छा, चाहे पेरेंट की एसोसिएट हो, चाहे सब्सिडरी की एसोसिएट हो, चाहे पेरेंट सब्सिडरी की मिला के परसेंटेज हो, ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक ही समझा जा रही होती है। तो 1 अप्रैल को ये एसोसिएट बन गई, और उसके बाद 1 जुलाई को ये डबल एस बनी है, यानी पेरेंट और सब्सिडरी के 40 और 20 मिला के एस बनी है। डायरेक्ट एस नहीं है, ये डबल एस नहीं कहना, ठीक है, डबल एस तो सब्सिडरी होती है, लेकिन ये सब्सिडरी बनी है 40 और 20 मिला के, वो मिला के बनी है। तो इसलिए हमें इसको डबल एस की तरह सॉल्व करना पड़ेगा, जिसमें इफेक्टिव परसेंटेज ले रहे होते हैं। और हमारी इफेक्टिव परसेंटेज 45 बन जाएगी, और एनसीए वालों की 55 बन जाएगी, शायद, या अगर मैं उल्टा बोल रहा हूं तो हमारी 55 और एनसीए वालों की 45 बन जाएगी। तो जिस साल का सवाल है उस साल में ये ए है और एस है। एक तो ये इनकी हिस्सेदारी है। दूसरा पॉइंट इसमें बताना था कि हाँ, इसको जब यहां बेच रहे हैं तो जो पेरेंट ने प्रॉफिट रिकॉर्ड किया होता है वो रिवर्स करना होता है। और क्या था इसमें, हाँ जी, ईएल ने ये पहले भी ना किसी सवाल में, पता नहीं शायद जून 18 था या क्या था, लेकिन मैंने बोर्ड पे काम किया मुझे याद है, लेकिन वो एसएफपी का सवाल था। अगर पी और एस में से एक ने दूसरे को कोई बिल्डिंग किराए पे दी है, और वो बिल्डिंग नहीं, अच्छा, ये मेरा ख्याल में जब मैं आपको एडजस्टमेंट्स पढ़ा रहा था तब शायद बताया होगा। हाँ, सवाल में नहीं था ये, शायद मैं जब आपको एसएफपी के एडजस्टमेंट्स पढ़ा रहा था तब शायद मैंने ये बात की थी। पी और एस में से, हाँ याद आ गया, ये मैंने आपको जब एसओएफपी के एडजस्टमेंट पढ़ा रहा था ना तब ये बात की थी। पी और एस में से किसी ने दूसरे को कोई बिल्डिंग किराए पे दी हो, तो वो बिल्डिंग किराए पे देने वाला उसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ट्रीट कर रहा होगा जिसने किराए पे दी है, लेकिन इंडिविजुअली उसके लिए इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से वो बिल्डिंग ग्रुप की ओन्ड है और ग्रुप के अंदर ही यूज हो रही है। तो इसका तरीका यह है कि आईएस 40 की अकाउंटिंग रिवर्स कर दें और आईएस 16 की अकाउंटिंग डाल दें, क्योंकि ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है ही नहीं। ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से रेंट इनकम, रेंट एक्सपेंस कोई चीज ही नहीं है, क्योंकि वो तो ग्रुप के हिसाब से देखें तो ग्रुप की बिल्डिंग है, ग्रुप के पास ही है, तो रेंट एक्सपेंस, रेंट इनकम, इनकम स्टेटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कोई चीज नहीं बनती, और वो बिल्डिंग ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं बनती, पीपीई बनती है। तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की अकाउंटिंग रिवर्स और पीपीई की अकाउंटिंग डाल देंगे। इसलिए एक्सपेंसेस में डेप्रिसिएशन डाल दी, और रेंट इनकम, रेंट एक्सपेंस रिवर्स कर दिया, और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का जो फेयर वैल्यू मॉडल था वो रिवर्स कर दिया। और इसमें शायद मेरे ख्याल में नहीं है कोई बात। चलो जी, कैश फ्लो करते हैं शुरू, ग्रुप कैश फ्लो। अच्छा, वो अब जो सवाल रहते हैं ना उनमें कहीं ना कहीं या तो कैश फ्लो के सवाल होंगे, या रीसेंट अटेम्प्ट वाला जो है उसमें फॉरेन सब्सिडी भी थी, तो वो जब फॉरेन सब्सिडी पढ़ाएंगे तो वो सवाल डिस्कस हो सकेंगे। रीसेंट में फॉरेन सब्सिडी थी, उससे पहले वाला शायद कैश फ्लो है, वो मैं इस चैप्टर में देखूंगा कराने का। दिसंबर 23 वो कैश फ्लो था, जून 23 मैंने करा दिया, दिसंबर 22 भी शायद, दिसंबर 22 में भी फॉरेन है। जून 22 हो गया, दिसंबर 21 मैंने कर दिया, बोर्ड पे किया था, और जून 21 ये फॉरेन सब्सिडरी है। 1 जून 21 और है, उसमें ना वो लीजेस भी है, वो अभी पढ़ाया नहीं हुआ मैंने। दिसंबर 20 मैंने कराना है, बड़ा ही कमाल सवाल है, बड़ा ही खूबसूरत सवाल है। इसमें उसने ग्रुप बैलेंस शीट बना के दी थी और खाता सही करके बनाया, ये मैंने कराना है। इसमें भी फॉरेन सब्सिडरी है। दिसंबर 19 मैंने करा दिया, जून 19 करा दिया, दिसंबर 18 कैश फ्लो है, जून 18 मैंने करा दिया, दिसंबर 17 करा दिया मैंने, जून 17 ये भी फॉरेन सब्सिडरी है, दिसंबर 16 मैंने करा दिया, दिसंबर 16 कैश फ्लो है, जून 16 भी हो गया। ये काफी सारे करा दिए मैंने सवाल, जो बीच में रहते हैं ना वो उसमें कहीं ना कहीं फॉरेन सब्सिडरी और कैश फ्लो है, ग्रुप कैश फ्लो, ग्रुप कैश फ्लो स्टेटमेंट। अच्छा, इसमें ना एक
लिमिटेशन है कि कंसोलिडेशन तो फिर FR2 में पड़ी होती है, पता नहीं कितना पुराना FR2 पड़ा है, कैश फ्लो पड़ी होती है FR1 में, वो और पीछे चले गए। फिर कंसोलिडेशन में कैफ लेवल पे भी प्रैक्टिस बहुत सारी की होती है, और आगे भी चूंकि कंसोलिडेशन में बहुत सारी एडजस्टमेंट्स हैं, तो मैंने बेसिक कंसोलिडेशन रिवाइज करने में ही कुछ 6-7-8 क्लासें लगाई थी। कैश फ्लो एक निस्बतन आसान चीज है, जिसमें एक फॉर्मेट है, वर्किंग्स हैं, वो फॉलो कर ले तो सवाल हो जाता है। तो मेरी लिमिटेशन ये है कि मेरे पास ना इस पे एक से ज्यादा सवाल का टाइम नहीं है, तो मैं इसमें एक सवाल ही करा रहा हूँ। फॉर्मेट सारा मैं दिखा रहा हूँ, अभी सारा समझा रहा हूँ आपको, लेकिन उसमें कोई इतनी गहराई है नहीं कि मैं कंसोलिडेशन की तरह उसकी एडजस्टमेंट सिखाने में 6-7 क्लासें लगाऊं। इसमें गहराई नहीं है। लिमिटेशन में इसलिए कह रहा हूं कि आपको लगेगा कि बेसिक कंसोलिडेशन रिवाइज करने में तो 6-7 क्लासें लगाई थी, ये मैं एक क्लास में करा रहा हूं, तो इसमें वो गहराई है ही नहीं कि मैं इसमें 7 क्लासें लगाऊं। ये फॉर्मेट है बस, और उस फॉर्मेट के लिए फिगर सवाल में कैसे कैलकुलेट करनी है उसके लिए वर्किंग्स है। तो ये तो आपकी अपनी एफर्ट है कि आप इस फॉर्मेट को जल्दी हजम करके तो आगे बढ़े, ताकि मैं ग्रुप कैश फ्लो पे आऊं। तो पहले मैं इसमें आपको बेसिक कैश फ्लो रिवाइज कराऊंगा, कैश लेवल कैश फ्लो, और फिर मैं आपको ग्रुप कैश फ्लो पढ़ाऊंगा। इतना बता दूं कि ग्रुप कैश फ्लो ग्रुप एसओएफपी की तरह नहीं बनती, यानी P+S नहीं, ये कैश फ्लो सेपरेटली बनती है। जैसे अगर बचपन की बात याद हो, या अगर आर्टिकल में कोई काम कैश फ्लो बनाने पे किया हो, वैसे सीनियर्स कर रहे होते हैं काम, अगर आपको कैश फ्लो ग्रुप इंडिविजुअल की कैश फ्लो याद हो, तो ये 2 बैलेंस शीट्स और एक इनकम स्टेटमेंट से बनती है। इस साल की बैलेंस शीट, पिछले साल की बैलेंस शीट, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस और इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर, उससे बनती है। ये भी ऐसे ही बनती है, इस साल की ग्रुप बैलेंस शीट, पिछले साल की ग्रुप बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट। यानी ग्रुप कैश फ्लो ऐसे नहीं बनती कि पेरेंट का कैश फ्लो प्लस एस का कैश फ्लो। तो इसलिए आपको यह तरीका रिवाइज करा रहा हूं। इसमें इंडिविजुअल कंपनी पे जिस तरह से कैश फ्लो बननी थी, ग्रुप में भी वैसे ही कैश फ्लो बननी है। समझ आई बात? ये P+S करके नहीं बननी है। जिस तरह से इंडिविजुअल कंपनी का कैश फ्लो बनता है कि एक साल की बैलेंस शीट, पिछले साल की बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट, ओपनिंग बैलेंसेस, क्लोजिंग बैलेंसेस, उसी को लेके इंडिविजुअल की जगह ग्रुप बैलेंस शीट डाल देंगे तो ग्रुप कैश फ्लो बन जाएगी। इसलिए इस कैफ वाली चीज का जो रिवाइज करा रहा हूं, वैसे ही फिर यहां भी करना होगा, तो वो बार बार सवालों के अंदर भी आ जाएगी बात। पहले कैफ लेवल का कैश फ्लो रिवाइज करते हैं। पहले मैं ये कैप लेवल करा रहा हूं। इसको मैंने चैप्टर में सेट 1 कहा होगा शायद, लेकिन खैर अभी बुक पे नहीं लेके जाता। पहले आपको सवाल में बोर्ड पे कुछ सिखा लूं, सेट 8 सॉरी, पहले मैं बोर्ड पे कुछ सिखा लूं, फिर बुक में लेके जाता हूं। कैश फ्लो यानी पैसों का फ्लो, पैसों की आनियां जानियां। एक स्टेटमेंट है जिसमें हम, जैसे एसओसीआई है, एसओसीआई में क्या बताया जाता है? इनकम्स और एक्सपेंसेस फॉर द ईयर। एसओएफपी में एसेट्स, लायबिलिटीज, इक्विटी ईयर एंड पे। सोसी में इक्विटी आइटम्स की फॉर द ईयर ट्रांजैक्शंस। कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या बताया जा रहा होगा? फॉर द ईयर बिजनेस में जो कैश इन हुआ और आउट हुआ। इस ईयर में कैश फ्लो स्टेटमेंट में यह बताया जाएगा कि जब ईयर शुरू हुआ था तो स्टार्ट पे कितना बैलेंस था, फिर साल के दौरान कैश इनफ्लो कितना हुआ, साल के दौरान कैश आउटफ्लो कितना हुआ, और अब साल के एंड पे कितना कैश बचा हुआ है। ये कैश फ्लो स्टेटमेंट है। ये साल के शुरू में क्या था, साल के दौरान कितना इनफ्लो हुआ, कितना आउटफ्लो हुआ, और साल के एंड पे क्या बच गया है। बताने का मकसद क्या है कि यूजर्स को पता चले कि बिजनेस के पास पैसा कहां से आ रहा है, पैसा जा कहां रहा है। अच्छा, अब जब हम बात करें पैसा, कैश, तो अगर बिजनेस ने अपने बैंक अकाउंट से कैश ड्रॉ किया हो कुछ कैश एक्सपेंसेस मीट करने के लिए, तो वो कैश फ्लो है। बैंक से पैसा ड्रॉ किया है ताकि इसको इस्तेमाल किया जा सके। ये बैंक से पैसे निकालना, कैश डेबिट, बैंक क्रेडिट, ये कैश फ्लो है। क्यों नहीं? क्योंकि बिजनेस के पास पैसा इस जेब में था, वहां से निकाल के इस जेब में डाल लिया, तो ये कहीं से आया तो नहीं है, पैसा कहीं गया तो नहीं। ये तो पैसे ने बस अपनी शक्ल बदली है। जैसे अगर हम आम इंडिविजुअल, पैसा आना पैसा जाना, मैंने वॉलेट से पैसे निकाले और हाथ में पकड़े हुए, ये पैसा चला गया, या वॉलेट से पैसे निकाल के इधर वाली जेब में रख लिया कि अभी रास्ते में खर्च करने हैं, तो कहां सबके सामने वॉलेट निकलूंगा, तो ये कैश फ्लो हो गया। तो बिजनेस का कैश फ्लो का मतलब है बाहर से पैसा इन होना या बिजनेस से निकल के बाहर जाना। तो कैश फ्लो के लिए कैश का मतलब सिर्फ कैश नहीं है, कैश भी है, बैंक भी है, और एक चीज होती है, उनको कहते हैं ट्रेजरी बिल्स। क्योंकि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, पाकिस्तान में तो ये नहीं होते लेकिन ये कैश जैसे ही होते हैं, टी बिल्स भी कहते हैं उनको। ये कैश जैसे ही होते हैं, इनकी बहुत शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी होती है,
तो ये कैश जैसे ही होते हैं। अगर समझाने के लिए मैं कुछ मिसाल रिलेट कर पाऊं तो आप प्राइस बॉन्ड जैसे समझ लें। प्राइस बॉन्ड होते हैं ना, वो भी तो कैश की तरह इस्तेमाल हो सकते हैं ना, तो सिर्फ समझने के लिए आप प्राइस बॉन्ड जैसा कह सकते हैं। अदरवाइज ये प्राइस बॉन्ड नहीं है, ये गवर्नमेंट के इशू किए हुए बिल्स हैं। यानी ये गवर्नमेंट ने हमसे पैसे लेके हमें एक कागज से टोका पकाया होता है, कहा होता है बस 3-4 महीने बाद वापस ले लेना। तो ये कैश जैसे ही होते हैं। तो कैश में पड़ा हुआ पैसा जो हमारे पास है, बैंक में पड़ा हुआ पैसा जो हमारा ही पैसा बैंक में पड़ा हुआ है, और टी बिल्स, इनको कहते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। कैश और कैश जैसा। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में वर्ड कैश से मुराद सिर्फ कैश नहीं है, कैश और कैश जैसा, यानी बिजनेस के पास जो पैसा है चाहे वो किसी भी शक्ल में पड़ा हो, इसको कहते हैं इस कैश फ्लो स्टेटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट में बताना ये होता है कि बिजनेस के पास शुरू में ये कितना पड़ा हुआ था, साल के दौरान कितना और आया कितना गया, और साल के एंड पे ये कितना पड़ा हुआ। ये कैश फ्लो स्टेटमेंट होती है। लेकिन जो मैं कह रहा हूं उससे तो 3-4 लाइनों में कैश फ्लो स्टेटमेंट खत्म हो जाएगी। ओपनिंग बैलेंस, इनफ्लोज, आउटफ्लोज, क्लोजिंग बैलेंस। तो स्टेटमेंट क्या हुई? तो इस स्टेटमेंट को 1-1.5 पेज पे फैलाने का तरीका ये होता है कि बिजनेस को बताना पड़ता है कि कहां से आया पैसा, पैसा कहां गया है। तो कैश इनफ्लो और आउटफ्लो के सोर्सेज बताने पड़ते हैं। इनको 3 हिस्सों में बांटा जाता है। ये बताना पड़ता है कि पैसा कहां से आया है। ये 3 हेडिंग्स में बांटा जाता है। एक कहलाती है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, एक होती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, और एक होती है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। बिजनेस को फाइनेंस कौन करता है? जैसे कहना फाइनेंस कौन कर रहा है किसी भी काम को? एक होता है वर्किंग कैपिटल फाइनेंस। वर्किंग कैपिटल फाइनेंस ये होता है कि हमने चीजें बेची और उससे पैसा आया, उस पैसे से हमने चीजें खरीद ली, एम्प्लॉइज को पैसे दे दिए, और अगर भी पैसे आने में देर थी तो क्रेडिटर को अच्छा ठहरो देते हैं पैसे। यानी बिजनेस अपने ऑपरेशन से पैसा जनरेट करता है और वो इस्तेमाल करता है। लेकिन इनिशियली बिजनेस को किसने फाइनेंस किया था? बिजनेस के पास कहां से पैसा आया जो उसने बिजनेस शुरू किया? 2 लोग फाइनेंस करते हैं, ओनर्स और लेंडर्स। जो बिजनेस को लोन दे रहा होता है, लॉन्ग टर्म लोन दे रहा होता है, वो भी बिजनेस को फाइनेंस कर रहा होता है। बिजनेस 200 मिलियन के प्रेफरेंस शेयर इशू कर दिए, डिवेंचर इशू कर दिए, इतने सारे पैसे क्यों चाहिए बिजनेस को? क्योंकि बिजली का बिल देना है। यानी बिजनेस डिवेंचर इशू कर रहा है, 25 साल बाद पैसा वापस करेंगे जी आपको, क्योंकि जुलाई का बिल देना है। फिर बिजनेस ने कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी होगी, कोई फैक्ट्री शुरू करनी होगी, तो बिजनेस को फाइनेंस करते हैं 2 लोग, ओनर्स और लेंडर्स। ओनर्स और लेंडर्स से रिलेटेड जो कैश इनफ्लो आउटफ्लो है, इनफ्लो कैसे होगा? जब वो लोग पैसे देंगे। आउटफ्लो कैसे होगा? जब बिजनेस उनको पैसा वापस करेगा। वो कैश फ्लो इस हेडिंग में दिखाया जाता है। बिजनेस इन्वेस्टमेंट कर रहा है कहीं, ये मैं फाइनेंशियल एसेट्स वाली इन्वेस्टमेंट नहीं कह रहा, नॉन अकाउंटेंट की जबान में कि ये मेरी इन्वेस्टमेंट है, तो इससे क्या मुराद है? आपके घर वाले अगर आप पे पैसा खर्च कर रहे थे तो टेक्निकल वो इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, तो क्या मतलब इन्वेस्ट? नहीं, पीपी से पहले हम अगर बच्चे को सीए करा रहे तो रिटर्न मिलेगा ना। इन्वेस्टमेंट वो होती है जिसमें आज होता है खर्चा, और जनरली इन्वेस्टमेंट का वर्ड लॉन्ग टर्म के लिए किया जा रहा होता है कि मेरी तरफ से ये मेरी इन्वेस्टमेंट है। अभी लोग जमीन खरीदते हैं उसको इन्वेस्टमेंट कह रहे होते हैं, क्योंकि कल को लॉन्ग टर्म में उसकी कीमत बढ़ जाएगी। एक दुकान खरीद लेते हैं उसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं, क्योंकि उसे किराया मिलेगा, कल को कीमत बढ़ेगी। तो नॉन अकाउंटेंट लोगों की जबान में भी इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है आज खर्चा करना और उससे ओवर अ पीरियड फायदा उठाना। तो बिजनेसेस ये काम कैसे कर रहे होते हैं? पीपीई खरीद के। ये खर्चा होता है आज और फिर से ओवर द पीरियड बेनिफिट्स होते हैं। तो वो कैश फ्लोज जो ओनर्स और लेंडर्स से रिलेटेड है वो इसमें आते हैं। वो कैश फ्लोज जो पीपी की बजाय मैं कह देता हूं नॉन करंट एसेट्स, वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हैं। और इसके अलावा बाकी सारे खर्चे बिजनेस के, बाकी सारे कैश फ्लोज बिजनेस ऑपरेशंस करने के लिए होते हैं। तो ऑल अदर इसके अंदर आते हैं। और ऑल अदर्स मैंने क्या कि तो लग रहा है मैंने बहुत बड़ी बात कर दी है। इनकम्स एक्सपेंसेस से रिलेटेड बिजनेस के जो ऑपरेशंस चलाना है वो इनकम एक्सपेंस ही है ना। बिजली का बिल देना है, लोगों को सैलरी देनी है, एसेट्स रिपेयर मेंटेनेंस कराने हैं, और गाड़ियों में पेट्रोल डलवाना है, क्रेडिटर्स को पैसे देने हैं, कस्टमर से पैसे आने हैं, ये सब बिजनेस ऑपरेशंस के कैश फ्लोज हैं। तो बिजनेस को पूरे साल में जो कैश फ्लो, इनफ्लो और आउटफ्लो होता है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर इन 3 हेडिंग्स में बांट के दिखाया जाता है। अच्छा, यहां जो भी लिखा जा रहा होगा वो सब कैश फ्लो होगा। उधार पे खरीदी हुई चीजें स्टेटमेंट में नहीं आ रही होंगी, क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर कॉन्सेप्ट क्या है? साल के शुरू में कितना कैश था जिस भी शक्ल में, साल के एंड पे कितना बचा रह गया जिस भी शक्ल में, और साल के दौरान बिजनेस के बाहर से कितना पैसा आया और बिजनेस से बाहर कितना पैसा गया, और उसको इन 3 हेडिंग्स में बांट के बताया जाता है। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में ओनर्स लेंडर से होने वाला कैश फ्लो, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में नॉन करंट एसेट से रिलेटेड होने वाला कैश फ्लो, और इन दोनों के अलावा बाकी सारा कुछ अगर आप देख लें तो वो बिजनेस ऑपरेशंस के कैश फ्लो होते हैं, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आते हैं।
हाँ जी, चलो आगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के ना दो मेथड हैं, एक डायरेक्ट मेथड है और एक इनडायरेक्ट मेथड है। और ग्रुप एसओएफपी में भी ज्यादातर तो इनडायरेक्ट टेस्ट होता है, लेकिन डायरेक्ट भी हो चुका हुआ है। ये दो मेथड है। अच्छा, मैं ना सामने स्क्रीन क्योंकि बीच में फॉर्मेट सी चीजें समझानी है बहुत ज्यादा है, तो जुबानी मुश्किल हो जाएगा, तो मैं सामने स्क्रीन पे खोलता हूं। मैं आपको अभी कैफ लेवल रिवाइज करा रहा हूं यार। ये बयान पहले दिखाता हूं डायरेक्ट मेथड। अच्छा, डायरेक्ट मेथड में ना मैंने ये 5-6 लाइनें लिख के कहा हुआ है कि उसके बाद सब इनडायरेक्ट जैसा है। तो मैंने आपको पहले ये नीचे वाली चीजें दिखा देता हूं, उसकी दिमाग में पिक्चर छाप के फिर ये बताता हूं, ताकि मैं आपको ओवरऑल पिक्चर दिखा सकूं पहले। तो ये कैफ की रिवीजन वाला कैश फ्लो का फॉर्मेट दिखा मैं इनडायरेक्ट मेथड रहा हूं, लेकिन पढ़ा मैं पहले डायरेक्ट मेथड रहा हूं। कैश फ्लो का फॉर्मेट अगर आपने प्रैक्टिकली देखा हुआ है तो थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो जाते हैं, मतलब कोई ऐसा नहीं कि एक ही फॉर्मेट है, सबने उसी में फिगर्स डालनी, ऊपर नीचे चीजें हो जाती हैं। मेन बातें वही होती हैं। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की हेडिंग आई, उसके नीचे आइटम्स लिखी और रुपीस के इनर कॉलम में चल रही हैं। जब ये हेडिंग खत्म हो जाएगी तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का नेट टोटल पॉजिटिव नेगेटिव वो आउटर कॉलम में आ गया। ये हो गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, और प्लस माइनस ओके ना, इनफ्लो आउटफ्लो। फिर उसके बाद कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, उसके अंदर लाइनें आई, इनर कॉलम में चल रहा था। जब ये सारी लाइनें पूरी हो गई तो उसका टोटल ये आउटर कॉलम में चला गया। फिर कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर चीजें लिखी इनर कॉलम में, और फिर उसका टोटल इधर बाहर आ गया। तो आउटर कॉलम में 3 फिगर्स आ गई, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग का नेट रिजल्ट, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग। लेकिन ये है कैश फ्लो फॉर द ईयर। ये ट्रांजैक्शंस है कि बैलेंसेस हैं? ट्रांजैक्शंस हैं या ईयर एंड के बैलेंस हैं? ये ट्रांजैक्शंस हैं। तो इन सब का जो नेट 3 आंसर आए, उन तीनों का जब टोटल कर लेंगे तो वो नेट कैश इनफ्लो और आउटफ्लो ड्यूरिंग द ईयर। ये क्लोजिंग बैलेंस है नहीं, ये फॉर द ईयर कैश इनफ्लो आउटफ्लो का नेट है। अगर इसमें ओपनिंग बैलेंस ऐड कर दें तो आंसर कितना आ जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस। तो इन तीनों का नेट टोटल करने के बाद इसमें ऐड करते हैं ओपनिंग बैलेंस, जिसको कहते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट स्टार्ट ऑफ ईयर, और दिस प्लस दिस ये आ जाता है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट है जिसमें कैश इनफ्लोज आउटफ्लोज को 3 हिस्सों में बांट के दिखाया जाता है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। इसमें मैं आपको चूंकि डायरेक्ट मेथड पढ़ा रहा हूं अभी, तो उल्टा चलाता हूं। आप ना पहले ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में लिखी हुई आइटम देखें। ये मैंने ना कोशिश की है कि जो नॉर्मली सवालों में चीजें होती हैं उनको एक तरह से मैक्सिमम डाल दूं। परफेक्टली मैक्सिमम नहीं है, कुछ और भी हो सकता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत है। ये चीजें देखें, यहां से ये देखें यहां तक। आपको ये कोई एतराज कि ये फाइनेंसिंग में क्यों लिखा है? पहला एतराज, और दूसरा कि ये कैश फ्लो तो नहीं है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जो इन्हें 5 लाइनें लिखी हुई है, इनमें कोई एतराज कि ये यहां क्यों लिखा है, या ये एतराज कि ये कैश फ्लो है? जी, ओनर्स, लेंडर्स और लीज लायबिलिटी भी बोरोइंग ही समझी जाती है। तो ये उनको दिए जाने वाले पैसे, तो उनसे मिलने वाले पैसे कितने?
उनसे पैसे नहीं मिले होते, उनसे तो एसेट मिले होते हैं, उनको हम पैसे दे रहे होते हैं, तो ये लीज को पैसे देना, तो ओनर्स का पैसा, लेंडर्स का पैसा। अच्छा, लेंडर्स के पैसे में इंटरेस्ट नहीं लिखा मैंने, हाँ उसके बारे में एक बात बताता हूं। आईएस की तरफ से ना 3 इजाजतें हैं, 4 चीजों के बारे में 2 इजाजतें हैं। डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड पेड, इंटरेस्ट पेड। ये आईएस 7 की तरफ से इजाजत है कि इन चारों को ऑपरेटिंग में भी दिखा सकते हैं और पेड को फाइनेंसिंग में, क्योंकि ओनर्स को दे रहे हैं, लेंडर्स को दे रहे हैं, और ये हमें इन्वेस्टमेंट्स पे मिल रहा होता है, तो इनको इन्वेस्टिंग में भी दिखा सकते हैं। डिविडेंड पेड ज्यादातर फाइनेंसिंग में ही दिखाया जाता है, इसलिए मैंने इसको फाइनेंसिंग में रखा है। बाकियों की आपकी मर्जी है, चाहे इसको फाइनेंसिंग में लिख लें, चाहे ऑपरेटिंग में लिख लें। मुझे जाती तौर पे ऑपरेटिंग में लिखने में ये कि याद रखना आसान रहता है, तो मैंने इसलिए फॉर्मेट में इसको फाइनेंसिंग में लिखा हुआ है और बाकी 3 को ऑपरेटिंग में लिखा हुआ। तो इन 4 आइटम्स के ऊपर आईएस 7 की तरफ से इजाजत है। अच्छा, बुक भी साथ खोल के बैठे हैं अगर कुछ लिखने के लिए, तो मैं ये सेट 8 पे हूं, सेट 8 पे हूं मैं भी इस वक्त जी। ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ओके। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज मैंने आपको बताया था, नॉन करंट एसेट से रिलेटेड कैश फ्लो। पीपी बेचेंगे तो पैसा आएगा, पीपी खरीदेंगे तो पैसा जाएगा, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो पैसा जाएगा, बेचेंगे तो पैसा आएगा, इंटेंजिबल एसेट खरीदेंगे तो पैसा जाएगा, बेचेंगे तो पैसा आएगा। तो नॉन करंट एसेट से रिलेटेड पैसे का आना जाना वो सब इन्वेस्टिंग में आता है। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में सारी लाइनें देख ले, किसी फिगर पे एतराज है तो बताएं। अच्छा, बल्कि मैंने इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव को इन्वेस्टिंग में रखा हुआ है। हाँ, पेज 52 पे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की सारी लाइनें देख लें। 2 चीज पे एतराज हुआ तो बताइएगा, एक ये कि इन्वेस्टिंग में क्यों लिखा है, और दूसरा ये कि कैश फ्लो है क्या। अगर किसी आइटम पे एतराज है तो बताएं। नहीं, मैंने इसमें रिलेटेड टू एसेट रखा हुआ है। अगर ग्रांट रिलेटेड टू इनकम है तो फिर यहां की चीज नहीं है। ये हमें गवर्नमेंट से मिली हुई ग्रांट, अगर कल को हम शर्तें पूरी ना करें तो वापस भी करनी पड़ सकती है, तो ये वो वापस है। लेकिन ये ना कैफ है। सीफैब में गवर्नमेंट ग्रांट अब नहीं होता, क्योंकि ये पहले आईएस 20 सीफैब में होता था कई साल पहले, आज से कोई 5-6 साल पहले। उसके बाद फिर इन्होंने इसको FR 1 में शिफ्ट कर दिया था, तो इसलिए फिर अब सीफैब में नहीं आई। जी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। चले अब आते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पे। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या है? बिजनेस के ऑपरेशंस से आने जाने वाला पैसा। तो वो 4-5 चीजें ही हैं। सेल करेंगे तो पैसा कस्टमर से आ रहा होगा, सेल्स के अलावा कोई और अदर इनकम टाइप है तो वो अदर्स कह देते हैं। खर्चे 2 में तोड़ दिए, मटेरियल गुड्स के सप्लायर्स को अलग कर दिया और बाकी सारे एक्सपेंसेस को अलग कर दिया। तो ये 4 ही बातें बनती हैं। इनकम से पैसा आ रहा होगा, एक्सपेंसेस में पैसा जा रहा होगा। ये 4 ही लाइनें हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर, इनके इनफ्लो आउटफ्लो पे त्रास। अच्छा, इन 4 लाइनों का किया जाता है एक टोटल। अभी ये एंड नहीं हुआ, इसको कहते हैं कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। इसके बाद
ये डायरेक्ट मेथड में जो 4 लाइनें दिखाई ना, उसका जो आंसर है इनडायरेक्ट मेथड में उन ऊपर 400 लाइनों का ही आंसर है। ये इनडायरेक्ट मेथड में ये जो बहुत सारी लाइनें हैं, इनका आंसर आया ये। डायरेक्ट मेथड में उन 4 लाइनों का आंसर ये। यहां से ऑनवर्ड्स दोनों सेम है, इसलिए मैंने डायरेक्ट में ये दोबारा छापने की बजाय कह दिया कैश जनरेटेड के बाद बाकी सब इनडायरेक्ट जैसा है। तो डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड ये, इनडायरेक्ट मेथड ये दोनों यहां पहुंच के कैश जनरेटेड बन गया। उसके बाद एंटर कैश फ्लो सेम है। तो कैश जनरेटेड के बाद टैक्स आएगा। ये ऊपर भी हो सकता है, इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस ये नीचे है। रिटायरमेंट बेनिफिट्स पेड, मैंने लिखा रिटायरमेंट बेनिफिट्स पेड है क्योंकि मैं कैफ लेवल रिवीजन करा रहा हूं। जब सीफएफ की बात करेंगे तो फिर ये रिटायरमेंट बेनिफिट्स पेड नहीं है, फिर ये कंट्रीब्यूशंस पेड है। क्योंकि बेनिफिट्स पेड तो हमारी जेब से नहीं हो रहे होते ना, वो कहां से हो रहे होते हैं? वो तो प्लान एसेट से हो रहे होते हैं। हमारी जेब से क्या जा रहा है? कंट्रीब्यूशन। तो ये कंट्रीब्यूशंस पेड होगा। वो आगे मैंने सीफएफ में दोबारा बनाया है फॉर्मेट। तो ये मैंने भी कैफ लेवल की बात की थी, तो कैफ लेवल पे ग्रेजुटी पेड, क्योंकि बच्चों ने टेक्स्ट में ग्रेजुटी पढ़ा होता है, तो ये ग्रेजुटी पेड था। लेकिन सीफएफ जब मैं 3-4 पेजेस आगे जाऊंगा ना, तो फिर मैंने सीफएफ के लिए दोबारा फॉर्मेट बनाया, तब मैंने यहां पर रिटायरमेंट बेनिफिट्स नहीं लिखा, कंट्रीब्यूशन लिखा। तो कैश जनरेटेड के बाद ये 3-4 लाइनें और आती हैं, फिर बनता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो डायरेक्ट मेथड के कैश फ्लो का फॉर्मेट ये है। अब रही बात के सवाल में क्या करना है, तो सवाल में आपको ये सारी फिगर्स स्ट्रेट गिवन थोड़ी होंगी। एग्जाम क्वेश्चन में ये होगा कि कैश की बात करो, ठीक है, सीफएफ पे आऊंगा। गिवन होनी चाहिए 2 एसओएफपीस, 2 से मुराद है ओपनिंग और क्लोजिंग, यानी इस ईयर की और पिछले साल की, और 1 होनी चाहिए एसओसीआई। ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस मिलेंगे, इनकम एक्सपेंसेस फॉर द ईयर मिलेंगे, और उसके अलावा बहुत सारी अदर सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन कि ड्यूरिंग द ईयर ये हुआ था, फिर ऐसे हुआ था, फिर ऐसे हुआ था। तो ये चीजें सवाल में गिवन होनी चाहिए। इनको लेके वर्किंग्स करके ये चीजें निकालनी है। जैसे अगर हमने ये देखना है कि फॉर द ईयर पीपीई खरीदने पे पैसे कितने गए, तो आपको पीपीई का बीडीसीडी पता हो, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर पता हो, ये पता हो कि ड्यूरिंग द ईयर अगर कुछ बेचा है तो उसकी बुक वैल्यू क्या थी, या अगर ये भी नहीं पता तो कब खरीदा था, ताकि खुद डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लें। पीपीई के ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस, ट्रांजैक्शंस फॉर द ईयर, बाकी सब पता होंगी तो मिसिंग फिगर एडिशंस निकालेंगे। अगर आपको जो पीपीई बिका उसकी बुक वैल्यू और उस पर आने वाला प्रॉफिट एंड लॉस पता होगा तो आप निकालेंगे कि कितने का बेचा। तो इन फिगर्स को कैलकुलेट करने के लिए आपको ये मिसिंग फिगर्स चाहिए, तो बाकी इंफॉर्मेशन तो होना पूरी, तो वो बाकी इंफॉर्मेशन यहां से होगी। इसी तरह अगर डायरेक्ट मेथड के अंदर हमने कस्टमर से मिला पैसा, ये लिखना है, और समझाने के लिए मैं आपको कह रहा हूं कि सारी क्रेडिट सेल्स हैं, तो हमें यहां चाहिए ना डेटर से कितना कैश मिला। तो बचपन में बनाते रहे टी अकाउंट, बीडी, सीडी, सेल्स, बैड डेट्स, रिटर्न्स, कैश। अब अगर आपको ये फिगर चाहिए तो बाकी पता होंगी तो ये निकलेंगे ना। ये बाकी कहां से मिलेंगी, ये और ये कहां से मिलेगा? वो जो 2 बैलेंस शीट्स हैं, ये इनकम स्टेटमेंट है, और इनकम स्टेटमेंट नहीं तो कहीं ना कहीं अदर इन्फॉर्मेशन में आ रही होगी, तो ये कैश की फिगर मिलेगी। तो सवाल में आपको ये इंफॉर्मेशन दी होगी, और उनको फिर चाहे टी अकाउंट बना ले, मैंने वैसे टी अकाउंट बनाए हैं, और चाहे तो वैसे प्लस माइनस कर लें, कैश फ्लो की फिगर्स निकालनी पड़ा करेंगी। ये है एग्जाम क्वेश्चन। अब उसके लिए मैंने क्या किया हुआ है, मैंने ना ये जैसे डेटर अकाउंट दिखाया है, तो इन सारी आइटम्स के मैंने टी अकाउंट बना के, और देखें सबके आगे मैंने वर्किंग 1 2 3 4 5 6 7 ये सब वर्किंग्स के रेफरेंस दिए हुए हैं। अब आप कर लें 2 काम, और वो आप ही करेंगे, मैं बोलता भी रहूंगा तो वो आपकी नजरें और दिमाग मैच नहीं करेगा। आप 2 काम ये करें। उनमें पहला काम ये करना है कि मैंने ये जो वर्किंग्स दी हुई हैं पेज 58 वाली, पेज 58, यही जहां डायरेक्ट मेथड में खड़े हैं, पेज 58, पेज 58, इस पे ये जो मैंने एक बार सामने स्क्रीन देखिएगा, पेज 58 खोला हुआ मैंने, इसमें वर्किंग 1 वर्किंग 2 वर्किंग 3 वो मैंने ये नीचे बनाई हुई है, और फिर इसके बाद मैं ले गया यहां आ गए हम। उसके बाद वर्किंग 7 वर्किंग कहीं 4 है, कहीं 2 है, 8 9। डायरेक्ट मेथड का सोचते हुए फॉर्मेट पूरा पढ़ के मैंने जिस आइटम की जो वर्किंग लिखी हुई है वो मैंने आगे सारे टी अकाउंट्स बनाए हुए हैं। आप उन सब टी अकाउंट को एक नजर मार लें, एक ये काम कर लें, फिर दूसरा काम सवाल का बताता हूं। ये मैंने आपके बचपन से लेकर अब तक जितनी ट्रांजैक्शंस पढ़ी हैं, इनफैक्ट बचपन वाली हैं क्योंकि मैं कैश रिवाइज करा रहा हूं, वो सारी ट्रांजैक्शंस मैंने टी अकाउंट की शक्ल में लिखी हुई है, ताकि आपको वो सारी ट्रांजैक्शंस पता हो तो बैलेंसिंग फिगर कैश निकल सके। तो डायरेक्ट मेथड को सामने रखते हुए आप उन सारी लाइनों की जो मैंने वर्किंग के रेफरेंस दिए हैं वो सब टी अकाउंट्स चेक कर लें।
इसमें कुछ चीजें अगर आपको अजीब लग रही हो ना, जो ज्यादा बचपन की चीजें, जैसे IS-37 डिसमेंटलिंग, वो बचपन में, वो FR2 में, वो CFAP में नहीं है। तो इसलिए अगर ज्यादा बचपन की चीजें अजीब लग रही हो तो उनको बेशक ना भी ज्यादा लिफ्ट कराइएगा। हाँ जी, कुछ कुछ देखे हैं तो अच्छा। अब दूसरा काम ये करें जो आप अभी ज़बानी कर रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं ये ना प्रैक्टिस क्वेश्चन में, प्रैक्टिस सेट, यानी पेज 12.2.119, 12.2.119। प्रैक्टिस क्वेश्चन 2, प्रैक्टिस क्वेश्चन 2, यूनिवर्सल लिमिटेड। ये कैफ टैक्स सवाल डाला है मैंने। आप इस सवाल को पढ़ के ना इसका सोल्यूशन देख लें, बस सिर्फ फिगर्स को रिलेट कर लें, क्योंकि हमने आज प्रैक्टिस तो नहीं, सीफा के सवालों की प्रैक्टिस तो मैं कल ही कराऊंगा। कल की क्लास में इसकी मैं कोशिश करूंगा कि 2-3 सवाल करा सका, अगर तो वो तो कल ही कराऊंगा। तो वो जो प्रैक्टिस हो रही होगी ना, तो उसमें भी फिर ये चीजें प्रैक्टिस में आएंगी। तो अभी आप ज़बानी ही देख लें फिगर्स का फ्लो कहां से कहां हो रहा है। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन 2 पढ़ के उसका सोल्यूशन देख लें, फिर मैं 73 लेक्चर खत्म करता हूं।
73 years.